और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। भारत में राजनीति को लेकर और राजनेताओं को लेकर एक धारणा बनी हुई है। लोग ये कहते हैं कि नेता है तो झूठ बोल रहे होंगे, वोट मांगने के लिए झूठ बोलेंगे, राजनीति करने के लिए झूठ बोलेंगे और तमाम तरह की चीजों के लिए झूठ बोलेंगे। ऐसा आमतौर पर नेताओं के लिए कहा जाता है। हालांकि भारतीय राजनीति में इसके इतर अगर देखेंगे तो बहुत सारे नेता ऐसे भी हुए हैं जो झूठ और बेईमानी से हटकर जिन्होंने राजनीति की है और राजनीति में शीर्ष मुकाम भी हासिल किया है। लेकिन शायद राजनीति में यह कहा जाता है कि झूठ बोल करके शीर्ष पर पहुंचना जो है वो एक शॉर्टकट होता है। आपको अगर टॉप तक पहुंचना है तो सच बोलकर ईमानदारी से राजनीति करके जाएंगे तो आपको शायद बरसों बरस जो है जमीन पर रह के राजनीति करनी पड़े। लेकिन अगर आप झूठ बोलेंगे तो शायद रास्ता छोटा हो जाएगा, शॉर्टकट होगा। ऐसी एक धारणा बन गई और बहुत से नेता राजनीति में सफल होने के लिए, कामयाब होने के लिए ये शॉर्टकट भी अपनाने लगे हैं। अब राहुल गांधी को ही लीजिए। मालूम नहीं राहुल गांधी राजनीति में शीर्ष पर जाने के लिए झूठ बोलते हैं या फिर उनकी एक आदत बन गई है झूठ बोलना, या दरअसल राहुल गांधी इसलिए झूठ बोलते हैं क्योंकि उनको नरेंद्र मोदी को और इस सरकार को नीचा दिखाना है। हालांकि सरकार के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ राहुल गांधी तो आज विपक्ष के नेता हैं। उनको सरकार के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ राजनीति करने की और मोदी सरकार को बेनकाब करने की, मोदी सरकार की कमजोरियों उनकी को जनता के बीच लाने की, मोदी सरकार की आलोचना करने की पूरी इजाजत है। डेमोक्रेसी में इजाजत है, संसदीय परंपराओं में इजाजत है और वो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करना चाहिए क्योंकि यही उनकी भूमिका है। सरकार पर अंकुश रखने के लिए नेता प्रतिपक्ष को और विपक्ष को यही करना चाहिए। सरकार के अंदर जो कमियां हैं वो उनको लगातार उजागर करती रहे, सरकार की आलोचना करते रहे, क्योंकि विपक्ष डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में एक अंकुश का काम करता है। लेकिन यह अंकुश बनने के लिए या फिर सरकार की आलोचना करने के लिए आपको झूठ बोलने की जरूरत आखिर क्यों हो? यह बड़ा सवाल आज इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने थे और उन्होंने जब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपना पहला भाषण दिया था तो उसमें एक दो नहीं, यह दावा किया जाता है, बीजेपी ये दावा करती है, सत्ता पक्ष की तरफ से दावा किया जाता है कि राहुल गांधी ने कुल मिलाकर 14 झूठ बोले और उनके भाषण को कई हिस्सों को एक्सपंज किया गया। क्योंकि संसदीय परंपरा में एक यह भी परंपरा है कि जो बात आप कहते हो उसके समर्थन में, अगर आपकी बात को चैलेंज किया जाता है तो उसके समर्थन में आपको दस्तावेज रखने होते हैं। आपको ये साबित करना पड़ता है कि आपने वहां जो बात कही वो सच थी और उसके समर्थन में आपको दस्तावेज रखने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप नहीं रख पाते तो उसको एक्सपंज कर दिया जाता है, उसको आपके भाषण से निकाल दिया जाता है। राहुल गांधी के भाषण के बहुत कई हिस्से, शायद 14 हिस्से जो हैं वो एक्सपंज किए गए क्योंकि सत्ता पक्ष ने उसको चुनौती दी थी, उसको चैलेंज किया था। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि जो सच था वो सच था और मैंने जो बोला सच बोला, आप एक्सपंज कर दो या कुछ करो, सच सच है और सच बना रहेगा अपनी जगह पर। यह ठीक है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ये इस तरह की जो राजनीति होती है, जो टसल होती है, वो ठीक है, अपनी जगह पर है। लेकिन राहुल गांधी का झूठ जो है वो पकड़ा गया है और इसीलिए
दो टूक में आज मैं सवाल उठा रहा हूं, आखिर कितने झूठ। मैं पुराने तमाम झूठों की बात नहीं करता, क्योंकि आपको मालूम है 2024 का जो लोकसभा चुनाव जो हाल में संपन्न हुआ, उस पूरे चुनाव में भी बहुत सारे झूठ बोले गए। कुछ अगर सत्ता पक्ष की तरफ से बोले गए तो बहुत सारे विपक्ष की तरफ से बोले गए। खास करके जो दो बड़े झूठ जिसने इन चुनावों को प्रभावित किया, उसमें एक बड़ा झूठ कि भारत में चुनाव नहीं होंगे, 2024 के चुनाव आखिरी चुनाव होंगे, अगर नरेंद्र मोदी जीत जाते हैं तो फिर चुनाव नहीं होंगे। फिर एक और झूठ आया कि नरेंद्र मोदी चुनाव जीतेंगे तो फिर संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये तमाम झूठ बोलेगा और मुझे लगता है आज देश की आंखें खुल जानी चाहिए। चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नई सरकार बन चुकी है। संविधान को लेकर और आरक्षण को लेकर इस सरकार की क्या भूमिका, इस सरकार के मन में क्या, इस सरकार की नीति क्या है, उसकी नीयत क्या है, ये कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पष्ट कर चुके हैं। और मुझे लगता है आज जो लोग इस झूठ के बहकावे में आए उनको भी आज स्पष्ट हो गया होगा। लेकिन राजनीति में फिर मैं कह रहा हूं, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, आप झूठ बोलते हैं राजनीति में, चलो एक हद तक यह भी स्वीकार है, क्योंकि राजनीति करनी है तो शायद झूठ बोलना जरूरी होता है। लेकिन क्या आप देश की सेना को लेकर के झूठ बोलें? क्या इसकी इजाजत, इसकी अनुमति क्या इस देश में किसी भी नेता को दी जा सकती है? भारतीय सेना को लेकर या भारत को लेकर के पाकिस्तान अगर झूठ बोलता है तो समझ में आता है, क्योंकि पाकिस्तान भारतीय सेना का मनोबल तोड़ना चाहता है। उसकी मंशा है भारतीयों का मनोबल टूटे, भारत की सेना का मनोबल टूटे, भारत की सेना को लेकर देश में गफलत फैले, भारत की सेना को लेकर अफवाहें फैले। तो यह पाकिस्तान करता है, चीन भी करता है। पाकिस्तान और चीन जो भारत के शत्रु भाव लेकर भारत के खिलाफ बैठे हैं, वो भारत के खिलाफ, भारत की सेना के खिलाफ ये सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या भारत के किसी नेता को, भारत की सेना को लेकर के एक के बाद एक झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ फैलाने की अनुमति हम दे सकते हैं? क्या राजनीति इस हद तक गिर जाएगी कि हम सेना को भी राजनीति का औजार बना देंगे? सेना को लेकर भी हम झूठ बोलेंगे, पकड़े जाएंगे, फिर झूठ बोलेंगे, एक झूठ पकड़ा जाएगा, दूसरा झूठ बोलेंगे। यह सब कब तक चलेगा? इस सवाल आज मैं दो टूक में उठाना चाहता हूं, क्योंकि आपको अच्छी तरह से याद है राफेल को लेकर के यह झूठ फैलाया गया था कि राफेल में इसके सौदे में कई तरह की गड़बड़ियां हैं। इसको लेकर एक बार नहीं, बार बार खंडन किए गए, बार बार जो इसको लेकर सच हुआ। मामला अदालतों में गया और अदालतों में भी यह बात साबित हो गई। देश की सर्वोच्च अदालत ने इसको क्लीन चिट दी। फ्रांस की सरकार ने इस पर अपनी भूमिका स्पष्ट करी कि सौदे में कोई दलाली नहीं हुई है, भारत को बेस्ट डील दी गई है। तमाम तरह के दस्तावेज हमारे सामने आए, लेकिन उसके बावजूद 2019 के चुनाव में राफेल डील को लेकर यह कहा गया चौकीदार चोर है। बाद में राहुल गांधी को इसको लेकर के अदालत में माफी मांगनी पड़ी। किसी राजनेता के लिए संभलने का यह मौका पर्याप्त होता है। अगर एक बार आपको एक झूठ कहने के बाद देश की सर्वोच्च अदालत में माफी मांगनी पड़े तो यह आपके लिए बहुत बड़ा सबक है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप झूठ बोलते हैं तो फिर इसको क्या कहा जाएगा? यह आपकी आदत में शुमार है या आप इसी तरह से झूठ पर राजनीति करना चाहते हैं? यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अग्निवीर को लेकर, शहीद अग्निवीर को लेकर के राहुल गांधी ने संसद में जो कुछ कहा था उस झूठ का पर्दाफाश हो गया है। और सिर्फ संसद में जो कहा था उसका नहीं, सोचिए कि राहुल गांधी ने संसद में जो कहा उस बात को उन्होंने बाद में फिर दोहराया, रक्षा मंत्री के क्लैरिफिकेशन के बाद दोहराया, और उसको लेकर भारतीय सेना को आकर के अपनी बात स्पष्ट करनी पड़ी। और उसके बाद जो है राहुल गांधी ने फिर ट्वीट किया, लेकिन अब इसको लेकर सारे तथ्य हमारे सामने आ चुके हैं। आज दो टूक में इन तथ्यों पर और इस राजनीति पर
डिबेट होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें जरूर दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों इस बार संसद में कहा कि झूठ की राजनीति करना, झूठ जो है कांग्रेस के मुंह लग चुका है। यह उन्होंने हमला किया था, इसीलिए किया था क्योंकि एक के बाद एक झूठ पर झूठ हमारे सामने आ रहे हैं। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या कहा था, उसके बाद मैं एक एक करके अग्निवीर पर जो तथ्य फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं वो सब आपके सामने रखूंगा और फिर मेहमानों के साथ आज की डिबेट, आज की चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। पहले ये सुनिए। कांग्रेस ने झूठ को राजनीति का हथियार बनाया। कांग्रेस के मुंह झूठ लग गया है। जैसे वो आदमखोर एनिमल होता है ना, जिसको लहू मुंह पे लग जाता है, वैसे कांग्रेस के मुंह झूठ का खून लग गया है। देश ने कल 1 जुलाई को खटाखट दिवस भी मनाया है। एक जुलाई को लोग अपने बैंक अकाउंट चेक कर रहे थे कि 8,500 रुपये आए कि नहीं आए। ये झूठ नैरेटिव का परिणाम देखिए। इसी चुनाव में कांग्रेस ने देशवासियों को गुमराह किया। माताओं बहनों को हर महीने 8,500 रुपये देने का झूठ। इन माताओं के, बहनों के दिलों को जो चोट लगी है ना, वो श्राप बन करके ये कांग्रेस को तबाह करने वाली है। तो प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की इस राजनीति पर प्रहार किया था। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बीच उन्होंने कहा था कांग्रेस के मुंह झूठ लग गया है और उन्होंने इसको लेकर कई उदाहरण गिनाए। मैं उन तमाम चीज़ों में नहीं जाऊंगा, लेकिन जैसे मैंने कहा अग्निवीर को लेकर के जो बड़ी बात राहुल गांधी ने बोली थी, संसद के अंदर बोली थी, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बोली थी, वो बात अब पूरी तरह से झूठ साबित हो चुकी है। सुनिए जरा राहुल गांधी ने उस वक्त क्या कहा था, और जब राहुल गांधी ने यह कहा था ठीक उसी वक्त रक्षा मंत्री ने इसको रिबटल किया था और कहा था कि यह गलत तथ्य है। उन्होंने सही तथ्य सामने रखे। लेकिन जब रक्षा मंत्री अपनी बात रख रहे थे तब भी आपको राहुल गांधी की आवाज सुनाई देगी। राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े हुए थे कि नहीं, वो जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। सुनिए जरा। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी। जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, देना चाहता हूं कि गलत नहीं है युद्ध के सर। दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सदन को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। अच्छा, संसद में इस पर बहस हुई
और जब राजनाथ सिंह ये बात रख रहे थे कि अग्निवीर में जो अग्निवीर शहीद होता है उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है, राहुल गांधी तब भी कह रहे थे झूठ है, झूठ है, झूठ है, ये सही है। वो अपने आप को सही साबित कर रहे थे। और उसके बाद राहुल गांधी ने कल एक बार फिर एक ट्वीट डाला, और वो भी भगवान शंकर की तस्वीर सामने रखकर। सोचिए राहुल गांधी किस तरह से भावनाओं से खेल रहे हैं। एक तरफ वो भगवान शंकर की तस्वीर रख के हिंदुओं की भावनाओं से खेलते हैं, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि जो उन्होंने कहा वो सच है, बाकी सब झूठ है। सुनिए राहुल गांधी का वो ट्वीट, और उसके बाद उसके रिबटल के लिए जो फैक्ट्स है मेरे सामने वो मैं आपके सामने रखूंगा। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा, सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिव जी की फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था, मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिल रही ना। तो राहुल गांधी दरअसल इस परिवार के बीच बैठे थे और इस परिवार से बातचीत कर रहे थे। राहुल गांधी ने इस परिवार का वीडियो भी डाला। मैं इस परिवार के वीडियो को जानबूझकर मैंने काटा, क्योंकि मैं इस परिवार को किसी राजनीति में घसीटना नहीं चाहता। ये परिवार ने जो कहा, राहुल गांधी के सामने जो कहा, उसका सच क्या है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन राहुल गांधी के साथ इस परिवार की क्या बातचीत हो रही थी वो मैं नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि मैं इस परिवार को किसी राजनीति में नहीं घसीटना चाहता। मुख्य बात क्या, इस बात को समझिए। राहुल गांधी ने कहा कि इस परिवार को कोई कंपनसेशन नहीं मिला। ये संसद में कहा और संसद के बाहर कहा। मैंने पहले ही कहा कि इस देश में अब तक सेना, जब पाकिस्तान कोई दावा करता था तब पाकिस्तान के दावे का रिबटल जरूर करती थी, सेना को उसके बचाव में कहना पड़ता था। लेकिन पहली बार देश में ऐसा हुआ कि भारत के एक नेता के बयान को लेकर सेना को स्पष्टीकरण देना पड़ा। सेना की तरफ से स्पष्टीकरण जारी किया गया कि अजय कुमार का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया और उनके परिवार को कुल देय राशि में से 98,39,00,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। और अग्निवीर योजना के जो अन्य प्रावधान है उसके तहत अभी 67 लाख रुपए का और जो है भुगतान किया जाना बाकी है। तो कुल जो सत्यापन के बाद जो शहीद बलिदानी जो अग्निवीर अजय कुमार है उनके परिवार को 1,67,00,000 रुपए मिलेंगे। भारतीय सेना ने अग्निवीर के जो अग्निवीर अजय कुमार हैं उनके परिवार को और उनके बलिदान को जो है नमन किया। तो ये सेना को इस तरह से इसको लेकर अपनी सफाई देनी पड़ी। और अब मैं आपको सुनाता हूं, आज दोपहर को ये जो अग्निवीर अजय कुमार हैं उनके पिता से हमारे संवाददाता ने उनके घर में बात की। क्या कह रहे हैं उनके पिता, जरा सुनिए जरा। राहुल गांधी ने एक्सेंडर ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? नहीं जी सच्चाई है यार, 48 लाख का बोल दिया था। मैं भी 48 लाख राहुल को मालूम है, 48 का चला गया। 50 लाख का मुझे मालूम नहीं था, मैनू जितना पता नहीं सीगा भी दूसरी बैंक ICI में मैं कल चेक कर पासबुक तो उसमें 50 लाख और आया हुआ। आर्मी ਵੱਲੋਂ भी एक्सेंडर ਦੀ जानकारी ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ लगभग 1.65 लाख के आसपास की राशि मिली। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो बाकी ऐसा तो सारी मिल जाऊगी, जो भी रहती है बाकी रकम मिल जानी है। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ सी होता है कहेंगे राजनाथ जी भी सही है अपनी तरफ से, सानू पता मालूम नहीं था भी 50 लाख उतर भी आया है ना। मैंने 48 लाख कहा, राहुल गांधी भी सही है, उन्हें 48 लाख का मैसेज गया कि 48 है, बाकी नहीं कोई मिली। ਹੁਣ सही है भी, दोनों सही है। राजनाथ जी भी सही है, नरेंद्र मोदी जी भी सही है, राहुल भी सही है। जी उन्हें मालूम नहीं, सच्चाई का मालूम पता चल जाएगा भी सारी राशि अपन पहुंच रही है। बाकी जो बनती है 65-60 लाख वो भी आ जाएगा अच्छा अच्छा। तो शहीद अग्निवीर के एक और अग्निवीर के पिता क्या कह रहे हैं भी सुनिए। बीमा मिला, एक बार फिर 50 लाख रुपए मिले, महाराष्ट्र सरकार से 10 लाख रुपए मिले, टोटल 1,10 लाख रुपए मिले।
तो मैंने आपको लगातार 2 अग्निवीर जो शहीद हैं उनके परिवारों के बयान सुनाए, एक महाराष्ट्र बुल्ढाना से और एक पंजाब से। दोनों के पिता ने कहा, एक के पिता ने कहा 98 लाख मिल चुके हैं, जो जिनको लेकर राहुल गांधी ने दावा किया था कि उनको कोई पैसा नहीं मिला है, उनका कोई कंपनसेशन नहीं मिला, उनको जो है शहीद का कोई सम्मान नहीं किया गया। उनके पिता बता रहे हैं डीडी न्यूज़ की संवाददाता को 98,39,000 जो है मिल चुके हैं और उनको अभी 67 लाख रुपए कुछ और मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ बुल्ढाना के जो अग्निवीर शहीद अग्निवीर के पिता थे, उन्होंने कहा कि उनके परिवार को अब तक 1,10,00,000 रुपए मिल चुके हैं। तो राजनाथ सिंह ने जो बात कही थी वो बात सच है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं। मैं इस बात को समझिए, जो दस्तावेज दिखा रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ये दस्तावेज अग्निवीर अजय कुमार के परिवार का दस्तावेज है। ये डॉक्यूमेंट बैंक का डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट के अनुसार अग्निवीर अजय कुमार को, उनके परिवार को 19 जनवरी को, डेट ध्यान रखिएगा, 19 जनवरी को 48 लाख रुपए और 13 फरवरी को 50 लाख रुपए। फिर से डेट सुनिए, एक बार फिर से डेट सुनिए, 19 फरवरी को 48 लाख रुपए और 13 फरवरी को 50 लाख रुपए उनके परिवार के अकाउंट में जमा कराए गए। यानी कि फरवरी तक उनके पिता और उनकी मां के परिवार के, उनकी मां के अकाउंट में 98 लाख रुपया आ चुका था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बैंक के दस्तावेज कह रहे हैं और ये दस्तावेज आपके सामने है। दस्तावेज झूठ नहीं बोलते। अब सवाल यह है कि झूठ कौन बोल रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं परिवार को किसी राजनीति में नहीं घसीटूंगा। उस परिवार को सैल्यूट है, सलाम है। उसके बेटे ने, परिवार के बेटे ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। लेकिन सवाल यह है कि इस मसले पर राजनीति कौन कर रहा है और राजनीति करने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, यह आप कल्पना कीजिए और सोचिए किस तरह की खतरनाक राजनीति हो रही है। और मैं इस पर चर्चा में आऊं उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को लेकर जिस तरह की राजनीति हो रही है संसद में, उस पर भी उन्होंने दुख जताया था। वो सुन लीजिए, उसके बाद आज के मेहमानों के साथ इस डिबेट को शुरू करूंगा। और सवाल यही है कि आखिर इतना झूठ, बार बार झूठ, सेना को लेकर झूठ राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं। हमारी देश की सेना युवा होनी चाहिए। सेना दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए होती है। हमें हमारे युवाओं पर भरोसा होना चाहिए। सेना में युवाओं की ताकत बढ़ानी चाहिए और इसलिए हम लगातार युद्ध योग्य सेना बनाने के लिए रिफॉर्म कर रहे हैं। समय पर रिफॉर्म न करने के कारण हमारी सेना का बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन ये सार्वजनिक बातें कहने योग्य नहीं होने के कारण मैं मेरे मुंह को ताला लगा करके बैठा हूं। आदरणीय सभापति जी, देश की सुरक्षा एक गंभीर मसला होता है। आदरणीय सभापति जी, ऐसे रिफॉर्म्स का उद्देश्य किसी भी परिस्थिति में, अब युद्ध के रूप बदल रहे हैं, संसाधन बदल रहे हैं, शस्त्र बदल रहे हैं, टेक्निक बदल रही है। ऐसे में हमें हमारी सेनाओं को उसी चुनौतियों के अनुरूप तैयार करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, जिसको निभाने के लिए गालियां खा करके भी, झूठे आरोप सह करके भी, मुंह पर ताला लगा करके हम काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि झूठे आरोप सहकर, मुंह पे ताला लगाकर, गालियां खाकर हम काम कर रहे हैं। और इस तरह के झूठे आरोप अग्निवीर को लेकर जिस तरह के आरोप लगाए, सवाल आज उसी पर है, क्यों इस तरह से बार बार झूठ, और अग्निवीर को लेकर, सेना को लेकर इस तरह के झूठ क्यों। इसी पर आज मैं चर्चा करूंगा। मेरे साथ 3 मेहमान आज इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए तीनों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ सिद्धार्थ यादव जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और मैं ये भी बता दूं, सिद्धार्थ यादव खुद भी जो हैं एक शहीद बलिदानी परिवार से आते हैं। इनके पिता ने कारगिल की युद्ध में जो है
वो शहादत दी थी, देश के लिए शहादत दी थी। मेरे साथ लोकेश जिंदल हैं, कांग्रेस के नेता हैं, लोकेश जिंदल जी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ तीसरे मेहमान मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर सिंह जी हैं, सेना को लेकर उसकी तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए। और मैं कोशिश करूंगा, और बिल्कुल मेरी कोशिश क्या, मेरा पूरी तरह से मेरी यही प्रयास है कि मैं मेजर जनरल साहब आपको मैं किसी राजनीति में नहीं लाऊंगा, मैं सिर्फ आपसे जो फैक्चुअल चीज़ें हैं मैं उस पर बात करूंगा। लेकिन मेरे साथ दो मेहमान हैं, पर आज मैंने बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं जनता के बीच लाने के लिए समय लिया, ताकि ये फैक्ट्स क्लियर हो जाएं। एक एक फैक्ट्स मैंने आपको दिखाया, इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लिया। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद तीनों मेहमानों के साथ आज की डिबेट को शुरू करूँगा, इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसकी फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। चलिए, आज दो टूक देख रहे हैं आप, और दो टूक में कितने झूठ इस विषय पर हम बने हुए हैं। सेना को लेकर, अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी ने संसद में जो कहा, संसद के बाहर जिस झूठ को दोहराया, उस झूठ का जो सच था, उस झूठ का जो काउंटर था, मैंने आपको एक एक करके मैंने फैक्ट के साथ दिखाया, और इसी पर चर्चा करूंगा। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए, सिद्धार्थ यादव BJP से, लोकेश जिंदल हैं, कांग्रेस के नेता हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर सिंह जी है। लोकेश जिंदल जी, मेरा सवाल आपसे है। लोकेश जी, सारा सच अब सामने है, क्या आपको लगता है कांग्रेस को, राहुल गांधी को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने संसद के अंदर और संसद के बाहर भी झूठ बोला कि उस परिवार को कोई कंपनसेशन नहीं मिला? किस कंपनसेशन की बात कर रहे हैं आप? जो 98 लाख रुपए का कंपनसेशन है, उसमें से आधा तो इंश्योरेंस का है। SBI गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत 48 लाख रुपए दिए गए हैं, जिसे हम कंपेंसेशन नहीं कहते। जो कंपेंसेशन मिला है वो महज 50 लाख का है, और आर्मी कहती है कि एक्स ग्रेशिया जो कंपेंसेशन है वो अभी मिलने का है। और तो इसमें राहुल गांधी जी बिल्कुल भी गलत नहीं है, उन्हें पूरा का पूरा कंपेंसेशन नहीं मिला है। और दूसरी बात, अगर आप अग्निवीर योद्धा की कंपेंसेशन और फैसिलिटीज को जो रेगुलर सोल्जर से कंपेयर करें तो वो कुछ भी नहीं। ना तो पेंशन है, ना किसी प्रकार का कैंटीन कार्ड है, ऊपर से विडो और अप की बच्चों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि बलिदान बलिदान है, शहादत शहादत है, लेकिन उसके 2 पैमाने क्यों? अशोक जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या अग्निवीर का योद्धा जो अपनी
जान की बाजी लगाकर शहादत को कुर्बान होता है, क्या उसकी शहादत एक आम सिपाही से कम है जो उसको उस आम सिपाही जैसा दर्जा ना दिया जाए, उसको वैसा कंपेंसेशन ना दिया जाए? ये जो दोगलापन है, इसे राहुल गांधी जी ने संसद पे एक प्रश्न की तरह सामने रखा है कि इस पर जो है रक्षा मंत्री जवाब दे। लोकेश जी, दूसरे जो उन्होंने तथ्य सामने रखे, जो दूसरे उन्होंने तथ्य सामने रखे, आप अपनी बात पूरी करें लोकेश जी। मैं एक क्लेरिफिकेशन मैं अपनी ओर से देता हूं, फिर आप अपनी बात आगे रखें। जी जी जी। मुझे लगता है, देखिए, दो विषय हैं, इस बात को समझिएगा। ये दो विषय हैं। एक विषय ये है कि भाई जो अग्निवीर हैं उनकी पेंशन क्यों नहीं होती, वो बाकी आर्मी में के जैसे रिक्रूटमेंट होते हैं, जैसी सुविधाएं होती है, वैसी अग्निवीर को क्यों नहीं होती। और एक दूसरा विषय जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि राहुल गांधी ने कहा कि इनको कुछ नहीं मिला। अब आपने पेंशन की बात करी, तो सर पेंशन जो है वो अजय कुमार की पेंशन नहीं थी, वो अग्निवीर जो इंश्योरेंस थी, वो इंश्योरेंस जो है वो उस गांव के रहने वाले युवक अजय कुमार की इंश्योरेंस नहीं थी, वो अग्निवीर अजय कुमार की इंश्योरेंस थी। इस बात को मैं भी देख रहा था, लोग ट्विटर पर भी लिख रहे थे। लेकिन ये समझिए, अशोक श्रीवास्तव को कुछ होगा तो उसको वो पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि अशोक श्रीवास्तव अग्निवीर नहीं है। उसको वो इंश्योरेंस मिली क्योंकि वो इंश्योरेंस अग्निवीर अजय कुमार की इंश्योरेंस थी, और वो इसीलिए मिली, उसके हकदार इसीलिए बना वो क्योंकि वो अग्निवीर बना, वो सेना में गया। नहीं, इसको मैं करेक्ट करना चाहूंगा। एसबीआई गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं, उन्हें 50 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलता है, जिसके तहत वो इंश्योरेंस का भुगतान हुआ है। तो आपका कहना कि वो केवल और केवल अग्निवीर योद्धाओं के लिए है, ये सही नहीं है अशोक जी। सर मैं आपको एक चीज सिर्फ लोकेश जी, मैं आपको बड़ा क्लियर करता हूं। अशोक श्रीवास्तव आज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको आप लोग सरकार का ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, अशोक श्रीवास्तव उस पेंशन का हकदार नहीं है, माफ कीजिएगा, उस इंश्योरेंस का हकदार अशोक श्रीवास्तव नहीं है। सरकार की में जो लोग होते हैं उनको होता है। तो इसका मतलब है कि उस अग्निवीर को सरकार का भाग माना गया ना, तभी सरकार का हिस्सा माना गया, तभी तो उसके शहीद होने पर उसको वो इंश्योरेंस पॉलिसी मिली। ये भी बात भी समझिए। मैं फिर कह रहा हूं, अशोक श्रीवास्तव को नहीं मिलेगी, लोकेश जी को नहीं मिलेगी, सिद्धार्थ जी को, मैं आ रहा हूं सिद्धार्थ जी तुरंत, सिद्धार्थ जी को नहीं मिलेगी, लेकिन वो अग्निवीर को मिली। क्यों? क्योंकि वो अग्निवीर है। ये ठीक है, ये ठीक है भारत सरकार के, ये ठीक है कि भारत सरकार के कई और लोगों को भी इस तरह की सुविधा होगी, लेकिन अग्निवीर को भी वही सुविधा है। तो ये बात तो आपने खुद एक्सेप्ट कर ली ना। नहीं अशोक जी, लेकिन इसको आप बतौर सरकारी कंपेंसेशन में नहीं इंक्लूड कर सकते। अच्छा, इंश्योरेंस की जो रकम है उसे आप आर्मी द्वारा दी गई, सरकार द्वारा दी गई कंपेंसेशन में इंक्लूड नहीं कर सकते। उसका कैरेक्टर अलग होगा। किसमें इंक्लूड करेंगे? वो क्या, मैं माफी चाहता हूं इस शब्द के लिए, क्या कांग्रेस पार्टी ने वो इंश्योरेंस करा के दी थी? सरकार की कंपेंसेशन की अगर मैं बात करता हूं, एक्स ग्रेशिया हो या किसी प्रकार की सुविधाएं हो, जो भी उनका पूरा का पूरा कंपेंसेशन है, उसमें आप इंश्योरेंस को जोड़ नहीं सकते। अच्छा, इंश्योरेंस पूर्णतः से अलग रकम है, और जो सरकार द्वारा कंपेंसेशन दिया जाता है उसका स्वरूप पूरी तरह से अलग होता है। सिद्धार्थ जी रिस्पॉन्ड कीजिए आप। वो कह रहे हैं कि वो जो कंपनसेशन, जो इंश्योरेंस के 50 लाख मिले, वो तो कैसे भी मिल जाते हैं, वो थोड़ी उससे थोड़ी कुछ होता है। देखिए, सबसे पहले अशोक जी जो बात समझने की है, और मैं पहले टेक्निकल बात का जवाब देता हूं, क्योंकि एक ड्रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। एक प्रयास है ऐसा कि कॉम्पनसेशन वर्सेस इंश्योरेंस, ये एक आर्ग्यूमेंट है जो कांग्रेस पार्टी और उसका पूरा इकोसिस्टम इस पूरी बात को, राहुल गांधी के झूठ को छुपाने के लिए कर रहा है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इंश्योरेंस ऐसे ही नहीं मिलती। इंश्योरेंस का एक प्रीमियम भरना पड़ता है। अग्निवीर के लिए वो प्रीमियम पूर्णतः भारत सरकार भरती है। पूर्णतः भारत सरकार। जो रेगुलर जवान होता है उसके लिए जो इंश्योरेंस है, उसका प्रीमियम 5,000 रुपए उस जवान की तनख्वाह से कटता है। अग्निवीर के लिए यह पूर्णतः भारत सरकार का कंट्रीब्यूशन है, जिस आधार पर उसको इंश्योरेंस मिलता है। अब अग्निवीर की पॉलिसी में तो बहुत स्पष्ट लिखा था, शुरुआत से लिखा था कि इतना अमाउंट आपको, 48 लाख का अमाउंट आपको इंश्योरेंस कवर में मिलेगा। यह सरकार आपके लिए कर रही है।
इसका प्रावधान वो करेगी। अब सरकार अपने खजाने से दे या प्रीमियम भर के इंश्योरेंस कंपनी से दिलवाए, जैसे वो करे, पर आपको 48 लाख का कॉम्पनसेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपोनेंट ये सरकार आपको दिलवाएगी। एक्स ग्रेशिया वन टाइम आपको 44 लाख का सरकार अपने खजाने से देगी। फुल प्ले ऑफ द अनसर्व्ड पीरियड वो सरकार आपको देगी। जो सेवा निधि फंड आपका इकट्ठा हुआ है वो सरकार देगी, उसका अपना कंपोनेंट देगी। तो फिर ये झूठ और ये नैरेटिव किस लिए बनाया जा रहा है? दूसरी बात, टेक्निकल बात, आपने एक्स ग्रेशिया के लिए कहा, एक्स ग्रेशिया को लेकर के भी एक बहुत बड़ा एक नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही है। एक अग्निवीर जवान को 44 लाख का एक्स ग्रेशिया मिलता है। रेगुलर जवान को जो एक्स ग्रेशिया मिलता है वो नॉर्मल केसेस में 25 लाख, जो ऑप्स में होते हैं वो 35 लाख, और इन वॉर कैजुअलिटी के लिए 45 लाख। इट इज एट पार। जो अग्निवीर को मिल रहा है और जो नॉर्मल जवान, एक रेगुलर जवान को मिल रहा है, वो एट पार है। पर मैं मानता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जितने भी क्लेम राहुल गांधी के थे, मैं क्लेम बाय क्लेम, अगर आप समय देंगे, मैं क्लेम बाय क्लेम अपनी बारी में क्या झूठ अग्निवीर को लेकर के फैलाया जा रहा है, ये डिस्पैरिटी है, रेगुलर जवान से अलग है, उनको कुछ नहीं मिलता, ये जो बातें की जा रही हैं, मैं मानता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पॉलिसीगत विषय पे या सुझावों के लिए कांग्रेस पार्टी कुछ कहे तो उसका स्वागत किया जा सकता है, पर मैं आज आपको शहीद परिवारों की पीड़ा बता रहा हूं। ये नेशनल टेलीविजन पर चर्चा की जा रही है कि इस परिवार को कितना पैसा मिला, उसको इक्वेट किया जा रहा है, परिवारों को स्पॉटलाइट में डाला जा रहा है, उनसे जाकर के पूछा जा रहा है और झूठ बोला जा रहा है, पहले सदन के पटल पर, फिर वीडियो बना करके। और जिस एक पर्टिकुलर केस के लिए उन्होंने बोला, आपके चैनल ने तो दिखाया ही है, उसके बैंक अकाउंट्स अवेलेबल हैं, उसकी डेट्स अवेलेबल हैं। खुद आर्मी को आकर के क्लैरिफाई करना पड़ा कि हमने ये इतना इतना अमाउंट ऑलरेडी दे दिया है, इतना अमाउंट है। उसके बावजूद ये पूरा इकोसिस्टम एक सेना के इमोशंस के साथ खेलते हुए अपने झूठ को छुपाने के लिए इस प्रकार की एक राजनीति कर रहा है। मैं मानता हूं इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं भी लोकेश जिंदल जी को भी अगर वो चाहे पॉइंट बाय पॉइंट क्या डिफरेंस है, क्या डिस्पैरिटी है, वो चर्चा कर सकते हैं। मैं एक एक बात बता सकता हूं, पर इस प्रकार की राजनीति राहुल गांधी को इससे बाहर जाना चाहिए। मैं आज बस इतना ही कहूंगा। लोकेश जी एक मिनट, आप अपनी बात रखिए, लेकिन मेरा एक मिनट आप अपनी बात मैं केवल 1 मिनट लूंगा अशोक जी। हाँ, आप ही जवाब देना बहुत आवश्यक है। बोलिए, जवाब देना बहुत आवश्यक है। बोलिए अशोक जी। देखिए, मेरे मित्र सिद्धार्थ जी ने कहा तो मैं उनको कुछ डिस्पैरिटीज बता देता हूं। रेगुलर जवान को लाइफ लॉन्ग फैमिली पेंशन मिलती है डेथ ऑन ड्यूटी के वक्त, लेकिन ये पेंशन अग्निवीर योद्धा को नहीं मिलती। दूसरी बात, अगर डेथ नॉट ऑन ड्यूटी हो तो भी रेगुलर जवान को पेंशन, फैमिली को पेंशन मिलती है, जो कि अग्निवीर को नहीं मिलती। उसके बाद में अग्निवीर को एक्स सर्विसमैन का स्टेटस नहीं मिलता जो रेगुलर जवान को मिलता है। एनकैशमेंट ऑन लीव नहीं मिलता जो रेगुलर जवान को मिलता है। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं डिसेबिलिटी की, अगर किसी प्रकार की डिसेबिलिटी हो जाती है तो रेगुलर जवान को पेंशन दी जाती है, जो अग्निवीर जवान को नहीं दी जाती। लोकेश जी सुनिए, मैं आपको पता क्यों रोक रहा हूं, एक मिनट सिद्धार्थ जी। हालांकि सिद्धार्थ जी आपसे इस विषय पर बात करने के लिए तैयार हैं, वो उन्होंने कहा कि मैं ए पॉइंट, लेकिन मैंने आपको क्यों रोका, मैंने कहा इस पूरी डिबेट के 2 पक्ष हैं। एक पक्ष ये है कि अग्निवीर योजना में और जो रेगुलर सेवाएं होती हैं उनमें क्या फर्क है, और अग्निवीर जैसी योजना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, क्या सभी को रेगुलर आर्मी में भर्ती करना चाहिए, ये एक अलग डिबेट है, बिल्कुल अलग डिबेट है। और इसको ये पहले भी हुई थी, आगे भी होंगी, और अगर ऐसी डिबेट होती है उसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए कि भाई, जैसे उन्होंने कहा, सिद्धार्थ जी ने भी कहा कि अगर आपको लगता है अग्निवीर उसमें कुछ आप सजेशन है कि भाई इसको आप चेंज करिए, इसको ऐसे कर दीजिए, वो अलग जगह है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये आज की डिबेट इस बात पर है कि राहुल गांधी ने संसद में पहले और संसद के बाहर खड़े होकर झूठ बोला कि अग्निवीर के परिवार को कुछ नहीं मिला। ये मूलतः आज डिबेट इस बात पर है, और ये बात फिर मैं कह रहा हूं, वो परिवार कह रहा है, अग्निवीर अजय के पिता कह रहे हैं कि मेरे अकाउंट में उनके अकाउंट डिटेल बता रहे हैं कि उनको पैसा मिला, लेकिन राहुल गांधी बार बार एक झूठ दोहरा रहे हैं। सवाल है, इस तरह की झूठ किसी नेता को, सेना को लेकर क्यों बोल रहे हैं? किसी एक परिवार के बच्चे की मृत्यु को कितनी कीमत से आंकेंगे? सर, किसी कीमत से नहीं आंक सकते। मैं कह रहा हूं 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ नहीं। सुनिए अब 1 मिनट, नहीं सिद्धार्थ, नहीं लोकेश जी अब आप सुनिए, लोकेश जी गोल पोस्ट सुनिए, लोकेश जी 1 मिनट, लोकेश जी 1 मिनट। देखिए, गोल पोस्ट हम लोग बार बार ना बदलें। किसी सेना के जवान, चाहे वो अग्निवीर हो या उसके बलिदान की कोई कीमत नहीं हो सकती।
उसके बलिदान की पेंशन भी नहीं हो सकती, उसके बलिदान का एक्स ग्रेशिया भी नहीं हो सकता। उसके बलिदान को आप 10 करोड़ दे, 15 करोड़ दे, 25 करोड़ दे, 100 करोड़ दे, कोई कीमत नहीं है। तो सवाल 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ का है ही नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यह कहना कि उसके परिवार को कुछ नहीं मिला, यह झूठ है। आज की डिबेट इस पर है। अशोक जी, अगर मैं एक रेगुलर जवान की शहादत की बात करता हूं और अग्निवीर योद्धा की शहादत की बात करता हूं, दोनों एक दर्जे पर है। लेकिन जिस तरह का कंपेंसेशन एक रेगुलर जवान को दिया जाता है शहादत पे, उस तरह का कंपेंसेशन अग्निवीर योद्धा को नहीं दिया जाता। क्योंकि और ये मैं तथ्यों के साथ प्रूव कर सकता हूं। क्योंकि अग्निवीर और ये अलग अलग है। मैं फिर कह रहा हूं लोकेश जी, क्यों अलग अलग सुनिए है? लोकेश जी सुनिए, अब मैं फिर आ रहा हूं, सुनिए लोकेश जी, मैं फिर आ रहा हूं। अगर राहुल गांधी ये संसद में कहते तो आज उस पर हम डिबेट करते। राहुल गांधी ने यह संसद में नहीं कहा। राहुल गांधी ने संसद में यह कहा कि अग्निवीर को उसके बलिदान के बाद उसके परिवार को कुछ नहीं मिला। मैं राहुल गांधी के झूठ पे डिबेट कर रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, राहुल गांधी के झूठ पे डिबेट है। डिबेट इस बात पे नहीं है कि सेना में जो रेगुलर भर्ती होता है उसको क्या मिलता है और जो अग्निवीर होता है उसको क्या मिलता है, दोनों में क्या। अरे अग्निवीर और सेना के मुख्य उसमें अंतर है। यह बात पहले दिन से सबको पता थी। जो अग्निवीर बनने जा रहे हैं उनको पता थी, हमको पता थी। इसके ऊपर खूब डिबेट हुई और मैं फिर कह रहा हूं इसके ऊपर आगे भी डिबेट हो, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी आज की डिबेट इस बात पे है कि राहुल गांधी संसद में खड़े होकर संसद के बाहर भगवान शिव की तस्वीर रखकर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हैं कि उसके परिवार को कुछ नहीं मिला, जबकि उसके पिता कह रहे हैं, उनका रिकॉर्ड कह रहा है कि उनको मिला। फिर मैं दोबारा अशोक जी, हम इस अग्निवीर कंपेंसेशन पर आज चर्चा कर रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि राहुल गांधी जी ने यह मुद्दा संसद में उठाया। और झूठ बोलने से आगे हम देखेंगे कि सरकार को अग्निवीर योद्धा को कंपेंसेशन एक रेगुलर जवान के जैसा देना पड़ेगा। और इसका केवल और केवल एक ही कारण होगा कि यह मुद्दा राहुल गांधी जी ने संसद पर उठाया। नहीं सर, ओके, ये आपका सुनिए लोकेश जी, आप मेरे सम्मानित सुनिए लोकेश जी, आप मेरे सम्मानित गेस्ट हैं। आप जो बात कह रहे हैं अभी उसका भी जवाब मैं बाकी दोनों मेहमानों के पास जा रहा हूं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया। अगर राहुल गांधी को झूठ बोलकर मुद्दा उठाना है तो मुझे लगता है यह तरीका गलत है। सेना में जाने वाले लोगों की भावनाओं को भड़काकर और सेना को सफाई देनी पड़ी, ऐसा मुद्दा अगर राहुल गांधी उठाना चाहते हैं, इस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा वो बहुत खतरनाक राजनीति है। किसी नेता को इस तरह से सेना को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए, देश की सुरक्षा को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन सिद्धार्थ जी एक मिनट रुकिए सर, अब आप कह रहे हैं ना क्योंकि ये इसलिए उन्होंने उठा दिया, इसलिए डिबेट हो रही है। सिद्धार्थ जी रिस्पॉन्ड करिए। देखिए, मैं अशोक जी सबसे पहले तो ये कह दूं, कोई भी मुद्दा आप उठाना चाहें, आपको स्वतंत्रता है, आप उठाइए, हम आकर के डिबेट करेंगे। झूठ उस मुद्दे का आधार नहीं हो सकता। आप खड़े होकर के किसी एक परिवार को ये नहीं कह सकते आज उस परिवार के मन पे क्या बीत रही होगी और शहीद परिवारों के मन पे क्या बीत रही होगी। और अग्निवीर और देश का रेगुलर जवान ये अलग नहीं है। अग्निवीर भारतीय सेना का सैनिक है, एक स्कीम है जिसके तहत अग्निवीर आते हैं, मेरिट पे उनका चयन होता है। वो मेरिट के तहत 4 साल बाद उनमें से 25% रेगुलराइज होते हैं और बाकी लोग हमारी पैरामिलिट्री में एब्जॉर्ब होंगे। अभी तो 4 साल भी पहले अग्निवीर के पूरे नहीं हुए, पर आपका झूठ ऐसी एक स्पीड पकड़ चुका कि आज ये हमें दिन देखने पड़ रहे हैं। दूसरी बात, आपने फर्क की बात बोली थी, मैं आपको फर्क बता देता हूं। आपने बोला उनके पेंशन को लेकर के, मैं और आपको फर्क बताता हूं। सैलरी अरियर्स को लेकर के क्यों नहीं आप बात करते? अग्निवीर को जो सैलरी अरियर मिल रहा है ऑफ द रिमाइंडर पीरियड, ये तो कोई प्रावधान नहीं है रेगुलर जवान को, ये स्पेशल प्रावधान है। सेवा निधि का जो रिमाइंडर, जो भी एक्यूमुलेटेड अमाउंट है सेवा निधि का, उसको एक्यूमुलेटेड अमाउंट का मिलने का 10-12 लाख रुपए, वो अग्निवीर को मिलता है, रेगुलर जवान को नहीं मिलता। उसकी बात आप क्यों नहीं कर रहे? ये एक स्कीम है, अलग आई है। ये देश की नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए सेना की चॉइस पर हमारे सभी सेना के सभी अधिकारी, सभी जनरल्स के बहुत मंथन के बाद उस डिमांड पर एक स्कीम लाई गई जो देश के लिए बेहतर हो। आपकी राजनीति के लिए हो सकता है कि ना हो, पर मैं यूं कहूंगा कि इसको आज राजनीति का ढाल बना करके आप अपनी रोटियां सेकना चाहें, यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। क्योंकि सेना कोई एम्प्लॉयमेंट का मॉडल नहीं है, सेना कोई मनरेगा की स्कीम नहीं है। सेना देश की एक सेवा है। उस सेवा में कौन व्यक्ति आ रहा है, किस मेरिट का है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, वो किस कैपेबिलिटी के साथ देश की रक्षा करे, वो रक्षा करके आगे भी जाए,
उसको आज ही। और दूसरी बात, मैं माफी चाहूंगा, एक बात मैं और कहूंगा। आपने बोला उनके बच्चों को लेकर के, आपने बोला उनकी वाइफ को लेकर के, थोड़ा सा जाकर के लोकेश जी एक बार जाइए, कौन है अग्निवीर, वो क्या उम्र के हैं, जाकर के देखिए वो कब सेवा कर रहे हैं। 4 साल पूरे होंगे, वो आगे कहां जाएंगे। 21 साल का नौजवान जो अपने साथ एक अच्छा लमसम अमाउंट लेकर, एक ए ग्रेड का सर्टिफिकेट लेकर, भारतीय सेना से ट्रेनिंग लेकर, भारत को सेवा करके वो जब बाहर निकलेगा, जो पैरामिलिट्री में भी अब्सॉर्ब नहीं होगा, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसको जाकर के कभी देखिए तो। पर उस सब मेरिट पे हम बात कर सकते हैं, और जितनी देर आप कहेंगे उतनी देर कर सकते हैं। पर झूठ का क्या, झूठ पे माफी कम मांगेंगे। आज अकाउंट डिटेल्स आ गई। एक मिनट सर, मैं जरा देश में रक्षा मंत्री लोकेश जी, मैं तीसरे मेहमान को ले आऊं। एक मिनट सर, लोकेश जी एक मिनट सुनिए मेरे साथ। लोकेश जी प्लीज मेरे साथ देखिए, तीसरे मेहमान बैठे हैं और उन्होंने भी देश के लिए सर्व किया है, मैं उनके पास गया तक नहीं हूँ। जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। जनरल साहब, कुल मिलाकर क्या ये जो अग्निवीर को लेकर, मैं कह रहा हूँ राजनीति अलग जगह, मैं उसमें आपको नहीं लाऊंगा, वो सिद्धार्थ जी और लोकेश जी के विषय, लेकिन क्या अग्निवीर को लेकर जो तमाम सवाल जो बार बार उठाए जा रहे हैं, क्या वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सेना को हमने एम्प्लॉयमेंट, जो अभी सिद्धार्थ जी ने कहा, हमने मनरेगा जैसी स्कीम समझ लिया कि जो रोजगार देने की स्कीम है, सेना में तो रोजगार जा रहा है, जाएंगे इसलिए जाएंगे। दुनिया के कई देशों में ऐसी योजना है, कई देशों में ऐसी योजना है और सफलता से काम कर रही है, तो भारत में उसको लागू करने में क्यों दिक्कत होगी। अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरे को पैनलिस्ट को शुभकामनाएं और व्यूअर्स को भी। बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया। मैं एक चीज कबूल करना चाहता हूं कि जब ये अग्निवीर स्कीम जब लॉन्च हुआ था, उसी समय में अमेरिका जा रहा था। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट में उतरते ही खूब सारे मीडिया एजेंसी मेरे स्पेशल इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उस समय देश में काफी कुछ नुकसान हो गया था। ट्रेन बसेस जल रहे थे, प्रॉपर्टीज एसेट्स के ऊपर काफी अटैक हो रहा था, तो सब जानना चाह रहे थे ये है क्या स्कीम। अब मुझे एक्चुअली पता नहीं था क्या स्कीम है। मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं कि चाइना का एक समय में हमारा जो उत्तर में जो दुश्मन है, 4.9 मिलियन की मिलिट्री स्ट्रेंथ हुआ करती थी। ये 1949 की बात है। ये धीरे धीरे 4.9 से कम करते करते 4 मिलियन, फिर 3.7 मिलियन, फिर 3.2 मिलियन, और आज के दिन में इनका मिलिट्री स्ट्रेंथ है 2 मिलियन। इतना बड़ा देश है, 27 देशों के साथ कॉन्टिनेंटल और सी फ्रंटियर के साथ मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं, तो इसका क्या कंपल्शन है। 4.9 क्या, उसको तो 5-6 मिलियन की जरूरत है, क्यों कम करना है। इसी तरह ब्रिटेन का भी मिलिट्री स्ट्रेंथ काफी हुआ करता था। आज के दिन में चेक कर लीजिए, गूगल करके देखिए, यूएसए का मिलिट्री पॉपुलेशन या मिलिट्री स्ट्रेंथ ये हिंदुस्तान के बराबर है। ये तक सुपर पावर है, 7 उसके कमांड है। कोई भी देश का उदाहरण लीजिए, फ्रांस, जर्मनी, कोई भी। मैं एक सीधा सीधा मैं कबूल करना चाह रहा हूं कि मैं भी इसके विपक्ष में बोलता था, बहुत टूथ एंड नेल, कि बिना सोचे समझे इसको स्टार्ट किया गया है। लेकिन आज के दिन में अगर आप देखेंगे, हिंदुस्तान को अगर फ्यूचर रेडी करना है, तो फ्यूचर रेडी करने के लिए उस समय 2047 या 2050 को किस किस्म की एक थ्रेट होगी देश के ऊपर, उसको अंदाज लगाना निहायत आवश्यक है। अभी तक ना इसके ऊपर कोई चर्चा हुई है मीडिया में, ना कोई इसके ऊपर कोई वार्तालाप किसी के साथ हुआ है। मेरे अंदाज और असेसमेंट के मुताबिक ये देश की जो तैयारी है आने वाले समय की मध्य नजर रखते हुए उसको प्रस्तुति किया जा रही। नंबर 2, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये जो अग्निवीर कॉन्सेप्ट है, हाँ उसका एडॉप्शन या इम्प्लीमेंटेशन, टेक्निकली स्पीकिंग जो आप अभी चर्चा कर रहे थे वो सही होता। पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर कोई बयानबाजी करना मेरा कोई हक नहीं है। एक नागरिक होने के नाते हमें चाहिए देश के अंदर शांति, और सेना को बार बार उलझा के अगर ओपन मीडिया मेन स्ट्रीम चैनल में डिस्कशन करते रहेंगे तो उनका मनोबल के ऊपर बहुत आघात आता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं खुद कमांडर रह चुका हूं। यांगसे में 2022
9 या 11 दिसंबर को चाइनीज जो हमला करने की कोशिश किए थे बिना हथियार, तो उसको इस तरीके से बयानबाजी हुआ था पार्लियामेंट में, बड़ा दुख लगा था। मेरे को भी मीडिया में बुलाए थे। मैं सिर्फ उसका निचोड़ यही कहना चाहता हूं, ये 21st सेंचुरी है। जो चीज पहले हम 22 लाख या 15 लाख जो 16 लाख की प्लान करते थे, शायद समय आ गया है। हिंदुस्तान को अगर एक ग्लोबल पावर बनना है 2047 तक, या एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो डेवलप्ड कंट्री के हैसियत से हमें सोचना पड़ेगा और तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। जो बात आप अशोक जी कह रहे हैं, ये अग्निवीर कॉन्सेप्ट सिर्फ एक मुद्दे पर थोड़ा सा अलग है, वो बताना चाहता हूं। जो डेवलप्ड कंट्री या अलग देशों ने ये स्टार्ट किया है, अग्निवीर नाम से नहीं, मिलता जुलता जो कॉन्सेप्ट है, उन देशों में प्राइवेट संस्था है जहां पे मिलिट्री ट्रेनिंग दिया जाता है, और मिलिट्री ट्रेनिंग हासिल करने के बाद, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं, फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं, प्राइवेट संस्था से ये लोग जाके, जब रिक्रूटमेंट रैली किया जाता है उसमें जाके पार्टिसिपेट करके स्क्रीनिंग होता है, अगर सिलेक्ट होते हैं तो ज्वाइन करते हैं। 2 साल 4 साल जो भी टाइम पीरियड उनका सर्व करते हैं। हमारा अग्निवीर जो है, हिंदुस्तान में जो भी आप आना चाहते हैं फौज में, इस किस्म का कोई ट्रेनिंग नहीं है। प्राइवेट कोचिंग सेंटर आजकल उभरने लगे हैं, धीरे धीरे स्टार्ट होते जा रहा है, कैचअप हो रहा है, लेकिन तुलना जब करते हैं काफी हद तक कम है। तो उनकी जो तैयारी है, प्रस्तुति है, तो मिलिट्री एक्सपेक्टेशन या ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट का तालमेल नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत कमी रहेगा। सर, अब अपने अपने मॉडल, और मैं फिर कह रहा हूं हमारा जो मॉडल है उसमें भी हो सकता है कि उसमें भी सुधार हो सकते हैं, उसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं, उसको और वो सब चीजें हो सकती हैं, उस पर अच्छी डिबेट हो सकती है देश में कि कैसे इसको और प्रभावी बनाया जाए, क्या किया जाए। लेकिन इसको लेकर के कोई झूठ फैलाना, आपने सही कहा, इससे सेना के मनोबल पर असर पड़ता है और उन लोगों के मनोबल पर असर पड़ता है जो अग्निवीर में आकर ज्वाइन करना चाहते हैं, सेवाएं देना चाहते हैं। बोलिए लोकेश जी, समय कम है, 30 सेकेंड आखिरी कमेंट आप दोनों का। जी देखिए अशोक जी, हमारा प्रश्न केवल एक है कि देश के लिए जो शहादत दे देता है, उन सभी को एक जैसा मान सम्मान और सरकार की तरफ से पूरा का पूरा कंपेंसेशन मिलना चाहिए। अग्निवीर को किसी और तरह का कंपेंसेशन और रेगुलर सोल्जर को किसी और तरह का कंपेंसेशन, ये कतई स्वीकार नहीं होगा। अशोक जी, एक परिवार का एक सदस्य, एक हमारा भाई, एक भारतीय जब देश के लिए शहादत देता है, तो प्रत्येक भारतीय को उसकी उस शहादत को का सम्मान देते हुए पूरा का पूरा आदर, सम्मान और उस तरह का कंपेंसेशन देना पड़ेगा जो एक रेगुलर सोल्जर का है। और यही मुद्दा राहुल गांधी जी ने संसद में उठाया। सिद्धार्थ जी, आपका आखिरी कमेंट। जी अशोक जी, देश में कोई भी व्यक्ति और हमारे देश का कोई भी सैनिक जो अपनी शहादत देता है, उस पर राजनीति ये अंतिम चीज होनी चाहिए जो हमारे देश में हो। हमारे देश की सेना की किसी भी स्कीम, कोई रिक्रूटमेंट प्लान, कोई ट्रेनिंग प्लान, उसको लेकर के एक अच्छी मिलिट्री डिबेट हमारे देश में हो सकती है, और उसमें हो सकता है कि लोकेश जी, मेरी आवश्यकता भी ना हो। हमारी देश की सेना सक्षम है कि वो इन सब पहलुओं पर अच्छी चर्चा करके देश की सुरक्षा के लिए एक अच्छा प्लान बनाए। पर अगर आज चर्चा इस बात पर हो रही है कि देश के प्रतिपक्ष के नेता ने देश की सदन पर ऐसा झूठ बोला, देश के फ्लोर ऑफ द हाउस पर जाकर के ऐसा झूठ बोला और शहीद परिवारों को घसीट लिया इस पूरे दलदल में अपनी राजनीति के लिए, मैं मानता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे दूर हटना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल के लिए कोई एक लाइन होनी चाहिए जिसको वो क्रॉस ना करें, और वो लाइन अगर हमारी राजनीतिक पार्टियां बनाकर रखेंगी तो शायद हम एक अच्छा लोकतांत्रिक देश बचाकर रख पाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक लाइन, एक सीमा तो रखनी चाहिए राजनीति में कि आप इस जगह जाएंगे, इस जगह नहीं जाएंगे, कम से कम सेना को लेकर। फिर मैं कह रहा हूं, इसमें अगर आपको अमेंडमेंट चाहते हैं तो वो एक अलग विषय है, आप इसमें ये चाहते हैं कि ऐसा हो वैसा हो, एक अलग विषय है। लेकिन सीधा सीधा झूठ बोल देना कि उसके परिवार को कुछ नहीं मिला, जबकि परिवार कह रहा है, परिवार के डॉक्यूमेंट कह रहे हैं उनको सब कुछ मिला। लेकिन सर, समय बिल्कुल मेरे पास अब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। उम्मीद करूंगा कि इस तरह की डिबेट हमें भविष्य में ना करनी पड़े। सेना को लेकर देश में झूठ बोलने का जो चलन शुरू हुआ है वो बंद हो, ताकि हमें भी ऐसी डिबेट करने का फिर कभी मौका ना मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। नमस्कार, कल आपसे मुलाकात।
बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। सर आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान, सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है।